जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। गाइस, जिसके पहले हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, लोगों को सिर्फ परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि प्रयास से ही परिणाम निकलता है। मेरे प्यारे भाई, जी जान शिद्दत के साथ और जी तोड़ मेहनत करते रहो। बिल्कुल निश्चित है कि इस बार वर्दी आपकी हो जाएगी, वर्दी आपकी दीवानी हो जाएगी। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हों। मतलब मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट तो है, इतना समझो। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा एक सही सुमेल नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जल्दी से बताइए। देखो, जो आपके सुमेल वगैरह के क्वेश्चंस होंगे इसके लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा और इसमें मिलान कीजिए। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। अश्व शक्ति से यानी हार्स पावर से शक्ति की इकाई को मापते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील से नौसंचालन में दूरी की इकाई को मापा जाता है, ये भी एग्जैक्ट राइट है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई को मापते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्सियस जो है ये ताप मापने की इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप की इकाई है। तो राइट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें सही सुमेल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस मेंस में ये सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। सेल्सियस ताप को मापने का एक मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक जो है ये कैलोरी होता है। मेरे प्यारे भाई, कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं आपको ऊष्मा का जो है ये जूल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कहा जाए वो जो कैलोरी है ये मुख्य रूप से खाद्य ऊर्जा का होता है, तो इतना भी आप ध्यान रखना। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए हम समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे आप वाट कहते हैं। और 746 वाट जो है ये एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्यूसेक, क्यूसेक से किसका मापन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जल की बहाव, जल का बहाव। जल का बहाव जो है इसका मापन जो है ये हम क्यूसेक से करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूसेक, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2010 का। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई इसमें कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई जो है ये इसमें हो जाएगी डॉप्सन। डॉप्सन से हम वायुमंडल की जो ओजोन परत है यानी कि जो गाइस ओजोन स्फीयर है इसको हम मापते हैं किसके द्वारा? तो ये हम मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये कर लिया गया है कि वो उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया और ये उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा गया, बस चेंज इतना ही है। और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझिए मेरे प्यारे भाई, आपसे अगर ये पूछा जाए कि डॉप्सन या फिर कहा जाए एक डी यू का मतलब होगा यहाँ पे डॉप्सन और यू का मतलब हो जाएगा यूनिट। तो एक डी यू बराबर जो होता है ये होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है?
इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो, एनीमोमीटर से हम पवन की चाल या वायु की चाल मापते हैं, हवा की चाल मापते हैं, इसी वजह से एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, ये भी सही है और भी सही है। और पवन की चाल यानी वायु की चाल भी सही है। लेकिन टैक्योमीटर से दाबांतर को नहीं मापते हैं। दाबांतर जो है मेरे प्यारे भाई, वायु दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, दाबांतर से नहीं। टैक्योमीटर जो है मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, इसका जो प्रयोग है टैक्योमीटर का, ये हम क्षैतिज दूरियां या लंबवत या एक तरीके से कहा जाए तो जो उन्नयन दिशा के बीच का कोण होता है, इसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम टैक्योमीटर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सही सुमेल कौन सा नहीं है? टैक्योमीटर, दाबांतर। चूंकि टैक्योमीटर का प्रयोग जो है क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पीसीएस में पूछा गया, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, थोड़ी देर क्या कहा जाए, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। देखो, पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उच्च ताप को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ये पूछा गया और मेंस में तो 2 बार पूछा गया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार जो है किसमें होता है? जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार ये जो है किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। एक पिंड का जो अधिकतम भार होता है ये किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण कैसा होता है? आईएएस प्रीलिम्स 2011 का सवाल है। फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्यों? बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। इसका मुख्य कारण यह है गाइस कि जो कृत्रिम उपग्रह है उसे पृथ्वी के चारों ओर से एक आवश्यक त्वरण, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो उसे जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे उतना एक्सेलरेशन मिलता रहता है, तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी यार ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। देखो, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर और यूपी पुलिस कांस्टेबल 58,000 प्लस जो भर्तियां आने वाली हैं, एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो 62,000 से अधिक पदों पे भर्तियां होने वाली हैं। इसमें यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब कुछ शामिल होने वाला है। तो इसके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वरना आपको तो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो भी नए हैं, जो भी अभी नए जुड़े हैं प्यारे भाई बहन, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 5,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है 60% डिस्काउंट के साथ, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी ये। और मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टडी, जीके के 5,000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये ई बुक जो है स्पेशल तैयार की गई है। इमेज एंड कलरफुल है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। ई बुक का थोड़ा सा रिव्यू डेमो आपको मैं दिखा देता हूं कि कितनी बेहतरीन और कितनी लाजवाब ई बुक है। बहुत ही सरल भाषा में समझाए गए हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। पूरे 291 पेज की अपनी ई बुक है। इमेज और कलरफुल है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। इमेज इस तरीके से लगाया गया है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। अगर आप इसे अच्छे ढंग से पूरे मन से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको तो इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही, साथ में मेरे प्यारे भाई हेल्प भी आपको बहुत मिले।
एक चॉकलेट का दाम मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, 8948667652। इस पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ये उसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट मीन्स जो इसका वायुमंडलीय दाब होता है इससे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। फिर से एक बार समझिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों, यानी कि जो इसके दो भिन्न भिन्न व्यास होंगे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो दो भिन्न भिन्न साबुन के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाई मुख्य रूप से परिवर्तन यही होगा कि जो छोटा बुलबुला है ये छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है ये और बड़ा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्योंकि जो इसका मतलब जो इसकी प्रकृति है ये उसकी त्रिज्या, उसके रेडियस और उसकी मोटाई पर निर्भर करती है ना। अगला सवाल है आपके सामने कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा। इसका आंसर आप बताएंगे। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, उस पर जब चार्ज किया जाता है तो उसमें क्या घटित होगा। भाई जब उसको आवेशित किया जाएगा तो उसकी रेडियस जो है ये इंक्रीज होगी, उसकी जो त्रिज्या है ये बढ़ेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कि किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी 200 से 280 नैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। 53, 54, 55 तीन बीपीएससी लगातार 3 बीपीएससी में, कहने का मतलब है 53, 54 और 55 बीपीएससी में लगातार सवाल पूछा गया। सौर विकिरण किस परास में दिखता है, 400 से 700 नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश किससे किसमें जाएगा और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। आईएएस में पूछा गया सवाल है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये कब होगा, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा, हीरे से कांच में जाएगा तब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के जो क्रांतिक कोण है ये उससे अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है और इसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस वजह से हीरे का अपवर्तनांक जो है कांच से अधिक होता है और इसी कारण से हीरे से कांच में प्रवेश करने पर जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो क्या है। भाई देखो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आईएएस प्रीलिम्स, यूपी यूडीए, एलडीए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मतलब कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश तंतु जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके घुमाने की कोशिश की गई है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछ लिया गया है। बिल्कुल सवाल वही है भाई, ऑप्टिकल फाइबर में संचरण जो है ये किसके द्वारा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग या उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। फिर से वही सवाल है लेकिन ये 2015 में पूछा गया।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार वही सवाल क्यों आ रहा है। भाई इस सवाल को लाने का मेन पॉइंट्स ये है कि आप ये समझ जाएं कि सवाल जो है ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आपको लैंग्वेज को भी ध्यान में देना होगा और हर एक सवाल को समझना होगा। बाकी सवाल वगैरह वैसे ही पूछे जाते हैं। किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझिएगा। 44वें बीपीएससी में पूछा गया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो पढ़ने में प्रयोग किए जाते हैं ग्लासेज, कहने का मतलब है कि जो लेंस आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप एक ऑप्टिकल लगाते हैं, एक चश्मा लगाते हैं। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, लेकिन वो चश्मा आपका पढ़ने के लिए केवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूर दृष्टि दोष के लिए हो या निकट दृष्टि दोष के लिए हो। भाई अगर दूर के लिए तो उत्तल लेंस होगा और निकट के लिए तो अवतल लेंस होगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए उपयोग करेंगे तो वो भी उत्तल लेंस ही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस से बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जो है ये बीच में मोटे होते हैं और किनारे पे पतले आकार के होते हैं। इसे आप उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। तो आपसे इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखो, यूपीपीएससी आरआई में पूछा गया है कि आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में संकेंद्रण जो है ये किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आँख में संकेंद्रण जो है ये किसके द्वारा होता है? फटाफट आंसर दीजिए। देखो सही आंसर हो जाएगा कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स, इसमें कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। तो भाई जल्दी से बताइए। और मित्र अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। यांत्रिक तरंग इसमें हो जाएगी, वो हो जाएगी ध्वनि तरंग। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इसमें कौन सा है? 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। और 66 बीपीएससी जो है ये आपका री एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि इसमें नकल वगैरह हो गई थी ना, धांधली की समस्या हुई थी। तो जल्दी से बताइए अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। भाई वही होगा आपका भी ऑप्शन, ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक फिर क्या होगा? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फैराडे स्थिरांक जो है यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सार्वभौमिक स्थिरांक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक फैराडे का मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? एक फैराडे का मान जो है ये 96,500 कूलम मोल इनवर्स होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके लिए आप 6 से 7 या एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई मित्र 10 सेकंड का समय लो। चलिए देखिए, मोटर बैटरी के संबंध में कथन पर विचार करना है। लगभग सभी मित्र का सही आंसर आ रहा है।
देखिए जो इसकी वोल्टता होती है मोटर कार बैटरी की, ये 12 वोल्ट होती है प्रायः, है ना, अधिकतर 12 वोल्ट की होती है, तो ये सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना भाई, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें कहा जाए तो 35% आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और 65% जो है ये आपका जल होगा। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र के होते हैं ना भाई, ये भी गलत है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड जो हैं ये होते नहीं है, आपका कैथोड एनोड होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट जो है सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो राइट हो जाएगा 1 और 4, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए फ्यूज का सिद्धांत हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला सवाल है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता बताइए। फ्यूज में उपयुक्त होने वाले या फिर फ्यूज में प्रयोग किए जाने वाले तार की विशेषता क्या है। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम माय डियर। देखिए फ्यूज में जो प्रयुक्त होते हैं तार, उसका जो प्रतिरोध है ये अधिक होता है और जो इसकी गलनांक होता है भाई वो बहुत कम होता है। तो कहा जाए तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक वाले तार की एक मुख्य भूमिका होती है, तार का प्रयोग किया जाता है, राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजन का प्रयोग किसमें होता है। माय डियर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फटाफट आंसर दीजिए। IAS प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है 1995 में। देखिए समझिएगा, जो निम्न तापी इंजन है इसका प्रयोग किसमें करते हैं, राइट हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला सवाल है कि निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, सवाल बस वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ऑप्शन चेंज करके आपसे पूछ लिया गया है, और ये UP PCS मेंस में पूछ लिया गया। देखिए द्रव जो इंजन है, निम्न तापी इंजन है, इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, UP PCS में पूछा गया सवाल है। देखो रॉकेट जो है मेरे प्यारे भाई, ये कहा जाए तो न्यूटन का जो गतिविषय का तृतीय नियम है, जिसे आप संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम के आधार पे रॉकेट जो है ये कार्य करता है मेरे प्यारे भाई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, ये किस आधार पे मतलब इन्होंने अपनी दूरी तय की या किस आधार पे चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, तो वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही कार्य करता है। जो उसमें ईंधन भरे गए, जब वो जलने लगा तो उससे जो मतलब धुआं निकला है या उसकी जो मतलब धुआं निकला है, उसे जो भी प्रेशर मिला है उसी के माध्यम से जो रॉकेट होता है ये उड़ान भरता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। RAS RDS प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। देखिए सतह से वायु में मार करने वाली, सतह से वायु में मार करने वाली है त्रिशूल। अगर सतह से सतह में कह दिया जाता है तब आप कह देते पृथ्वी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सतह से वायु में मार करने वाली, तो राइट हो जाएगा त्रिशूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया UP PCS प्रीलिम्स में पूछा गया है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल जो है ये है पृथ्वी। कौन सी है, पृथ्वी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पृथ्वी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेल है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, त्रिशूल जो है सतह से सतह, गलत। अभी मैंने आपको बताया त्रिशूल जो है सतह से वायु और पृथ्वी जो है ये सतह से सतह होगा। नाग जो है ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नाग जो मिसाइल है ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है ये उनके किस कार्य पर मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं किस में प्रसिद्ध थे। देखिए 38वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे आपके साइंस की क्वेश्चंस कंप्लीट हुए एंड आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके भी मित्र को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बेनिफिट आपको मिलती रहे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई यरमी सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।